तो आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों, हमने लॉज ऑफ लाइट देख लिए। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसी वॉल है, ठीक है, इस तरह की एक रिजिड वॉल है। मैंने क्या करा, एक टेनिस की बॉल ली, ठीक है, और टेनिस की बॉल को मैंने यहां से इस तरफ थ्रो करा। तो क्या होगा, बहुत नेचुरल सा फिनोमेनन है, टेनिस की बॉल यहां से इस तरह से जाएगी, यहां से टकराएगी और इस तरह से रिबाउंड हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस टेनिस बॉल को रिप्लेस कर दो किसी फोटोन से। किससे बच्चों, फोटोन से। तो एक फोटोन अगर इस तरह से जाता है और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर जो कोलिजन होने वाला है, कोलिजन किसका हो रहा है, फोटोन का और वॉल का, वो प्योरली इलास्टिक है, मतलब पूरी तरह से एनर्जी रिगेन होगी, तो वो टकराकर इस तरफ आ जाएगा। इसी फिनोमिनन को नाम दिया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब द बाउंसिंग बैक। बाउंस बैक मतलब यहां से वो रिबाउंड हो गई, रिबाउंड होना मतलब उसी मीडियम में आ जाना जिसमें से चली थी। मतलब आप जैसे ऐसा छोड़ते हो किसी बॉल को, तो जाती है जमीन पे टकराती है और वापस वो ऊपर की तरफ आती, तो हम उसको रिबाउंड बोलते हैं। लेकिन इमेजिन करो, इसके बदले अगर नीचे पानी होता तो क्या वो इस तरह से ऊपर आने वाली थी? नहीं, वो पानी के अंदर चले जाती शायद, तो हम उसको रिबाउंड नहीं बोलते। तो रिबाउंड मतलब क्या होता है कि जिस मीडियम से चला उसी मीडियम में वो वापस टकराने के बाद आ जाए। तो इस फिनोमेनन को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आप बोलेंगे अभी तो सर आपने फोटोन बोला था, तो ऑब्वियस ही बात है, फोटोन अगर चल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ एंड शाइनी surface is called as reflection of light. Is called as reflection of light. तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट जाती है, जाकर टकराती है किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस सर, तो वो उसी मीडियम में वापस रिबाउंड हो जाएगी और इसी पर्टिकुलर फिनोमेनन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको नोट कर सकते हैं आप फटाफट से। हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पर हम यह समझेंगे कि कोई भी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसे बनाता है। इमेज से मतलब कैसा है बच्चों, कि अगर आपने प्रैक्टिकली देखा हो तो आप जब किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते तो आपको उसके अंदर अपनी इमेज दिखाई देती है। तो चलिए हमें समझना है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, लेकिन इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के पहले हमें दो छोटे छोटे से टॉपिक्स को और समझना होगा। ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन भी जो होते हैं वो दो अलग अलग टाइप के होते हैं, रेगुलर, इररेगुलर, वो मैं आपको 5 मिनट बाद समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी बच्चों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल से हैं दोनों लॉस, आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मैं यहां पर सबसे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम समझा देता हूं। देखिए, ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया। प्लेन मिरर कैसा होता है बच्चों, जिसमें एक तरफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है और एक तरफ आपका आपने पेंट किया हुआ है। अब मान लीजिए एक रे ऐसी आई, ठीक है, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं तो मैं इसको रे बोल रहा हूं। 2 या 2 से ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे? बीम। तो एक रे ऐसी आई, ऑब्वियसली यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे टकरा कर चले जाएगी। तो ये वाली रे जो मिरर की तरफ आ रही है वो इंसिडेंट रे होगी। क्या होगी बेटा? इंसिडेंट रे। जो टकरा कर गई वो क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बेटा उसको? रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर आकर टकराई वो होगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहां पर रे इंसिडेंट हुई है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सरफेस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊं, मतलब सरफेस पे मुझे परपेंडिकुलर बनानी है, कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो ये कहलाएगी नॉर्मल। क्या बोलेंगे बेटा उसको? नॉर्मल। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। जो रे आकर टकराई वो इंसिडेंट रे, जो वापस गई रिबाउंड हुई वो रिफ्लेक्टेड रे।
ये पॉइंट जहां पर आकर वो टकराई थी, जहां पर वो इंसिडेंट हुई थी, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सब ऑब्जेक्ट जो है आपका, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे छोटी इस तरह से नॉर्मल बना दूं तो दैट इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो आपका होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉल आर। आई रिपीट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉल आर। बात करते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की। बहुत सिंपल सा है, बहुत ध्यान से सुनना। पहला लॉ क्या बोलता है? दैट द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। थोड़ा सा सुनने समझने में कंफ्यूजिंग सा है, पर इसको ध्यान से समझिए, लॉजिकल बहुत है। यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे, मान लीजिए बोर्ड, ये जो आपको सामने ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है, आप उसको एक 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है, सरफेस मान लीजिए। आपकी रे ऑफ लाइट इसी सरफेस पर आई और इमेजिन करिए कि आपका नॉर्मल भी आपने इसी सरफेस पर बनाया है। तो इनका यह बोलना है कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इसी सरफेस पर होगी। इसका मतलब यह है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसी आई, नॉर्मल ऐसे गई, तो रिफ्लेक्टेड रे से किसी नए सरफेस पर नहीं आ सकती है, वो इसी सरफेस पे होगी। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही 2 डायमेंशनल प्लेन पे होगी। तो हम यह भी बोल सकते हैं कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक 2 डायमेंशनल फिनोमेनन यहां पर इस तरह से दिखाई देगा, मतलब वो किसी सरफेस पर होगा। ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है बेटा? वो बहुत ही सिंपल है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू angle of reflection at the point of incidence। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहां पर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, बहुत अच्छे से समझो बेटा, ध्यान से देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा हमेशा। याद रहे, मैं बात कर रहा हूं इस वक्त रिफ्लेक्शन की। दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 2 थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इन्हीं लॉज के बेसिस पर, इनकी हेल्प से और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन समझा देते हैं। 2 अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे पास। 2 अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर, एक होता है इररेगुलर। क्या क्या होते हैं बेटा? एक होगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों को बहुत ध्यान से समझो। पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं क्या है, फिर हम चाहेंगे तो नोट भी इसको कर सकते हैं। पहला, चलिए हम नोट कर ही देते हैं, सीधे साथ में समझते भी जाइएगा। इस तरफ मैं रेगुलर लिख देता हूं, रिफ्लेक्शन। इस तरफ मैं लिख रहा हूं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रहे, इररेगुलर को डिफ्यूज्ड भी कहा जाता है। डिफ्यूज, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पर होगा? स्मूथ सरफेस पर। मतलब सरफेस अगर बहुत ही स्मूथ है तो वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। सो इट ऑकर्स ऑन स्मूथ सरफेस एंड रेगुलर भी बोल दीजिए। मतलब सरफेस स्मूथ और रेगुलर होगा तो वहां पर कौन सा रिफ्लेक्शन होगा बेटा? आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस कैसा हो सकता है? जो इस तरह से बिल्कुल सीधा दिखाई देवे। वहीं पर
आपका इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहां पे होगा? इट ऑकर्स ऑन इररेगुलर सरफेस। ठीक है, इररेगुलर सरफेस कैसा होता है? जैसे जिसको अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें या बहुत नजदीक से देखें तो आपको सरफेस पे इस तरह से इररेगुलरिटी दिखाई देगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं जैसे कई सारी वॉल्स होती है जो बिल्कुल स्मूथ होती हैं, पॉलिश्ड होती हैं, वो इस तरह से दिखाई देती हैं, वो शाइन भी करती हैं। और आपका जो डिफ्यूज्ड पार्ट होती है, जैसे कई सारी वॉल्स को अगर आप पास से जाकर देखेंगे दीवारों को तो आपको ऐसे छोटे छोटे डॉट्स उस पर देखने को मिलेंगे, वो क्या कहलाएगी? आपकी इररेगुलर सरफेस। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होगा बेटा? आपके स्मूथ और रेगुलर सरफेस पर। इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पर होगा? आपके इररेगुलर सरफेस पर, मतलब जहां पर आपकी रेगुलरिटी नहीं रहेगी, वो स्मूथ नहीं होगा। बेसिक सा था, नाम से ही पता चल रहा था। दूसरा पॉइंट समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट यह बोलता है, इसको आप डायग्राम के फॉर्म में समझिए। मान लीजिए अगर दो रेज इस तरह से पैरेलल टू ईच अदर आती हैं, आई रिपीट, अगर वो पैरेलल आई और सरफेस आपका स्मूथ है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो दो रेज होंगी वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। आई रिपीट, अगर दो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर आती है, सरफेस आपका रेगुलर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। जबकि इररेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अगर रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल आती हैं तो इनकमिंग रेज तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज होंगी वो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो, वो एक दूसरे से टकरा भी सकती है, नहीं भी टकरा सकती। मतलब यहां पे कंपल्सेशन है कि अगर रेज पैरेलल आई तो पैरेलल ही जाएंगी, यहां पर ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। पैरेलल आई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसको लिख लें। सो इफ रेज ऑफ लाइट parallel to each other strikes a regular surface, then after reflection the reflected rays will also be parallel. लेकिन अगर यही चीज मैं इररेगुलर में लिखना चाहूं तो व्हाट आई विल राइट? दैट इफ रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर strikes the irregular surface, then after reflection they may be or may not be parallel to each other. आई होप सो आपको दिखाई थोड़ा सा दे रहा होगा, काफी कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, बट समझ में आपको आ गया होगा कि अगर पैरेलल आई तो यहां पर पैरेलल ही रहेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन यहां पर ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? फटाफट से इसको नोट कर लिया हो तो ठीक है, अदरवाइज स्क्रीन को पॉज करो, एक बार पूरा नोट करो। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर समझते हैं। चलो फटाफट से आगे मूव ऑन करें। ग्रेट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखिए कुछ चीजों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बेसिक आइडिया तो आपको होगा कि प्लेन मिरर के सामने इमेज हम कैसे बनाते हैं, आपने रे डायग्राम पिछली क्लासेस में स्टडी किया ही होगा। एक चीज हमेशा याद रखना एज अ पार्ट ऑफ रूल, इनफैक्ट दो अलग अलग छोटे छोटे से रूल्स हैं।
हमेशा याद रखिए रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलेगी इमेज का फॉर्मेशन वहां होगा। आई रिपीट, रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वहां होगा। और दूसरी चीज, इमेज हमेशा पॉइंट्स की बनती है। मतलब अगर आप जैसे मुझे देख रहे हैं, इनफैक्ट लेट्स से मिरर में अगर मेरी कोई इमेज बन रही है तो वो मैं ये बोलूंगा वो पूरी तरह से इमेज मेरी नहीं है, मेरी बॉडी के इनफाइनाइट पॉइंट्स की इनफाइनाइट इमेजेस बनी जो एज अ होल वो मुझे मेरी दिखाई दे रही है। मैं फिर से दोहराता हूं अपने शब्दों को, ध्यान रखिएगा कि इमेज हमेशा पॉइंट्स की बनेगी। इनफैक्ट जैसे अगर मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो मेरी बॉडी के इनफाइनाइट पॉइंट्स की इनफाइनाइट इमेजेस वहां पर बनी हैं, और इनफाइनाइट इमेजेस अगर वहां पर बनती हैं तो एज अ होल आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरी इमेज है, अदरवाइज वो हर एक पॉइंट की इमेज है। श्योर, कैमरा क्वालिटी में इसी तरह से फर्क आता है काफी ज्यादा, कि जैसे आप देखते हैं कि कुछ कैमरा 8 मेगापिक्सल के होते हैं, कोई 10 मेगापिक्सल, कोई 12 मेगापिक्सल, कोई 16 मेगापिक्सल। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी का डिफरेंस होता है। तो मेगापिक्सल का मतलब क्या है कि इतने ज्यादा पॉइंट्स को वो कवर अप कर रहा है 10⁶ के टर्म्स में। ठीक है, तो जितने ज्यादा पॉइंट्स कवर होंगे उतनी ही इमेज की क्लैरिटी ज्यादा होगी। ठीक इसी तरह से हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक प्लेन मिरर लेना है। ये हम ग्राउंड सरफेस ले लेते हैं इस तरह से, प्लेन मिरर को हम इस तरफ से पॉलिश कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो एक ग्लास को अगर एक तरफ से सिल्वर पॉलिशिंग कर दी जाए तो वो मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। उसमें एक पॉलिश्ड सरफेस होता है जिसको मैंने इस तरह से ये लाइंस बनाकर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पॉलिश्ड पार्ट है। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपके सामने रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, उसके ठीक पीछे पॉलिश्ड पार्ट होता है। मान लीजिए कि मुझे जिस इंसान की इमेज बनानी है, जैसे मुझे मेरी इमेज बनानी है, तो मैं यहाँ पर मिरर के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा वो आप ध्यान से सुनिए। अभी जस्ट मैंने आपको क्या समझाया था बेटा कि इमेज फॉर्मेशन हमेशा पॉइंट्स का होता है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे सर की इमेज बना देता हूं, हेड की, और जस्ट बॉटम मोस्ट पार्ट मतलब मेरे फुट की इमेज बना देता हूं। ठीक है, तो सिर का ये रहा टॉप पॉइंट और ये रहा मेरा बॉटम पॉइंट। इन दो अलग अलग पॉइंट्स की इमेज बना लेता हूं। इन दो पॉइंट्स की इमेज जहां बनेगी और उसी के बीच में बची हुई बॉडी की इमेज भी आनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने रे ऑफ लाइट को भेज दिया ऐसा सीधा। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो कि अभी जो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसी आती तो ऐसी जाती, बिल्कुल नेचुरल फिनोमेनन था। लेकिन अगर आप उसको सीधी दीवार पे फेंकते हैं, ग्रेविटी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो वो सीधी ही वापस आती। तो ये रे ऑफ लाइट यूं गई और यूं टकरा के वापस आ गई, तो इस तरह से इधर निकल जाएगी। ठीक है, आई रिपीट, गई, टकराई, टकरा कर वापस ऐसे आ गई। तो यही आपकी इंसिडेंट रे है और यही आपकी रिफ्लेक्टेड रे उसी के ऊपर सुपर इंपोज हो गई। दूसरा मैथमेटिक्स के टर्म्स में कैसे बोल सकते हैं कि अगर ये आपकी इंसिडेंट रे है इस तरफ, तो आपकी यही नॉर्मल भी बनेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। एक रे तो ये हो गई, दूसरी रे आप यहां से ऐसी बना दीजिए, यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई यहां से ऐसे निकल गई। ये रही आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे, ये रही एक रिफ्लेक्टेड रे, बहुत अच्छे से देखो, ये रही आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे, ये रही एक रिफ्लेक्टेड रे। कहां से आई है ये? सिर वाले पॉइंट, मतलब जो हेड पर अपन ने एक पॉइंट लिया था उसकी रिफ्लेक्टेड रे से। क्या ये इस तरफ कभी भी मिलेगी? इस तरफ तो ये आपकी क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इधर तो मिलेंगी नहीं। कहां मिलेगी? पीछे की तरफ मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो और देखो वो कहां जाती है, यहां। तो यहां पर आपकी मान लीजिए ये हेड था, तो यहां पर हेड की इमेज बन गई H डैश। क्लियर है बेटा? अब मुझे पैर की इमेज बनानी है, मुझे पैर की इमेज बनाई तो एक रे को ऐसा भेज दीजिए, ऑब्वियसली वो टकरा के ऐसे चले जाएगी। तो ये आपकी रे 1 थी, ये भी 1 थी। ठीक है, ये इसको मैं 2 बोल देता हूं। एक रे को ऐसा भेज दीजिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, तो वो टकरा के यहां से ऐसी जाएगी। तो क्या ये वाली 2 और 2 एक दूसरे से कभी भी इधर मिलेंगी? नहीं, तो पीछे तो मिल सकती हैं, तो आप उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए, इसको एक्सटेंड करिए तो यहां मिलेगी। तो ये मान लीजिए आपका F पॉइंट था, तो ये आपका F डैश।
ठीक है, फोकस की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, एक जनरल पॉइंट फुट के तौर पर मैंने एफ ले लिया है। तो ये रही आपकी सर की इमेज, ये रही आपकी पैर की इमेज, और सिर और पैर के बीच में बन गई आपकी दोनों इमेज। ठीक है, तो दिस इज द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब आप यहां पर इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को भी समझ लीजिए। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है बच्चों? पहली बेसिक प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली आप क्या बना सकते हैं इसकी? देखिए, आप अगर कभी प्लेन मिरर के सामने अपने आप को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि आप अगर सीधे हैं तो आपकी इमेज भी सीधी ही बनी है। हम उसे बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? इरेक्ट। तो यहां पर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज में हम क्या देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा था, इमेज भी सीधी बनी है। सो इमेज फॉर्म इज इरेक्ट। ERRECT, मतलब अगर इमेज सीधी बनती तो इरेक्ट बोलते हैं, और अगर आपकी इमेज उल्टी बनेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? फटाफट से सोचो, जल्दी से बोलो एक बार, फटाफट से ध्यान लगा के सोचो। अगर सीधी है तो इरेक्ट बोलते हैं, उल्टी होती तो क्या बोलते हैं उसे? फटाफट से सोचो, हम अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। दो दिमाग पर जोर दो फटाफट से। इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे बेटा? इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, यहां पर तो इरेक्ट बनी है। दूसरा, आप अगर देखें तो जो आपकी हाइट होती है, आपकी इमेज की हाइट भी प्लेन मिरर में इतनी ही होती है जितनी आपकी है। तो हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उतनी ही आपकी इमेज की हाइट होगी। तीसरा पॉइंट, आपने अगर नोटिस किया हो, जैसे अगर आप कभी जमीन पर टच करता हुआ प्लेन मिरर रखिए, जैसे मान लीजिए फ्लोर है, यहां से आप मान लीजिए आपके घर पे टाइल्स लगी हुई है, तो फ्लोर में आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहां से आप 20 मीटर दूर खड़े हैं, तो आपकी इमेज भी अंदर 20 मीटर दूर बनेगी। मतलब यहां पर अगर टाइल्स आप गिनते हैं और 10 टाइल्स आती हैं, तो इमेज में भी आपको पूरी 10 टाइल्स देखने को मिलेंगी। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ object from mirror is always equals to distance of image from mirror. So distance of image from mirror is always equals to distance of object from mirror. जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर आपकी इमेज भी होगी। चौथा पॉइंट, ये थोड़ा सा पहली बार आप देखने जा रहे हैं। जो इमेज बनी है, इमेज बनी है वर्चुअल। मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। सो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। दो अलग अलग तरह की इमेज हमारे पास होती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। फर्क क्या होता है अभी शॉर्ट में बता देता हूं, फिर अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे 5 मिनट के बाद। वर्चुअल इमेज का बोलते बेटा कि देखो एक्चुअल रेस तो आपकी इधर निकल गई, ठीक है, और आपने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, मतलब जो एक्चुअल रेस थी वो तो टकराकर इस तरफ जा चुकी है, आपने इमेज फॉर्मेशन के लिए इधर पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड करा। तो जब भी रेस को इस तरह से एक्सटेंड किया जाता है तो जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, और डिटेल में भी हम समझेंगे इसे। तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अगली जो चीज है इसको आप ध्यान से सुनना। आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो जिस स्पीड से आप मिरर की तरफ बढ़ेंगे उसी स्पीड से आपकी इमेज भी मिरर की तरफ बढ़ेगी। आई रिपीट, जिस स्पीड से आप मिरर की तरफ एज ऑब्जेक्ट जाएंगे उसी स्पीड से आपकी इमेज भी मिरर की तरफ आएगी। बहुत प्रैक्टिकल सी बात क्यों है? क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट पे ध्यान दिया हो तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर हमेशा इक्वल रहना है। तो बेटा डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहना है, टाइम तो ऑब्वियसली बात है सेम ही मैं मानूंगा, तो डिस्टेंस और टाइम सेम है तो स्पीड भी सेम होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज ऑलवेज इक्वल्स टू, लेट्स से वेलोसिटी के टर्म्स में बोल देते हैं, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वो दोनों एक दूसरे के साथ सेम रिलेटिव वेलोसिटी पर आएंगे मिरर के हिसाब से, लेकिन यस द डायरेक्शन वुड बी सर्टेनली अपोजिट। मतलब आप मिरर की तरफ जा रहे तो वो इस तरफ आ रही होगी, डायरेक्शन वुड बी अपोजिट, इसलिए मैंने यहां एक माइनस का साइन सब्स्टिट्यूट कर दिया है। लास्ट चीज, इसको बहुत ध्यान से हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। आपने अगर प्रैक्टिकली देखा हो तो
एम्बुलेंस जैसा जो वर्ड लिखा होता है गाड़ी पर, एम्बुलेंस पे जो लिखा रहता है वो एक अलग तरीके से दिखाई देता है। मतलब आप नॉर्मली इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वो काफी उल्टा सा अजीब सा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में उसे देखेंगे तो आपको सीधा दिखाई देता है। ठीक है, इसे हम बेसिकली बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जान करके इसीलिए उसको लेटरल इन्वर्टेड लिखा जाता है, ताकि लेटरल इन्वर्टेड वापस, मतलब जैसे अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने आपका उल्टा हाथ है, लेकिन वो आपका सीधा वाला हाथ होगा। ठीक है, क्लियर? तो वो होता है लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेनन। लेटरल इन्वर्जन में अगर आप जैसे कोई टी शर्ट पर काफी सारी चीजें लिखी हैं, आप मिरर के अंदर देखेंगे तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से फ्लिप हो जाता है। दैट इज लेटरल इन्वर्जन। तो एम्बुलेंस पे क्या करते हैं, ऑलरेडी लेटरल इन्वर्टेड लिखा जाता है, ताकि मिरर में जब उसको देखा जाए और लेटरल इन्वर्टेड चीज जब वापस से लेटरली इन्वर्टेड होगी तो वो सीधी दिखाई देगी। So that is image formed is laterally inverted. So it shows phenomenon of lateral inversion. कौन सा फिनोमेनन दिखाएगा बेटा? ये लेटरल इन्वर्जन। सो इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, the height of image is always equals to height of object, the distance of image from the mirror is always equals to distance of object from the mirror, image formed is virtual, velocity of object with respect to mirror is always equals to negative। नेगेटिव क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं आपके लिए, काम करते हैं, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। माइनस का साइन आप उधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इट शोज द फिनोमेनन ऑफ लेटरल इन्वर्जन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहां पर आप काफी अच्छे से देख सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करो, इसको फटाफट से समझो। तो बेटा प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन में हमने वर्चुअल इमेज जैसा एक टर्म डिफाइन करी थी, और हमें अब यह समझना है थोड़ा सा डिटेल में कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। दो मैंने आपको वहां पर एक मेजर पॉइंट समझाया था, अपन उसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या क्या होती है, दोनों में फर्क क्या होता है। तो अब सीधे डिफरेंसेस की ही बात करेंगे। बात करते हैं रियल इमेज की। और इस तरफ मैं लिख देता हूं वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर में हमने क्या समझा था बेटा? देखो इस तरफ ध्यान से एक बार, कि हमने जब रे डायग्राम बनाया था इस तरह से, तो रे डायग्राम बनाते वक्त हमने एक रे ऐसी भेजी थी जो इस तरफ आ गई थी, एक रे इस तरफ भेजी थी जो ऐसी चली गई थी। ये दोनों रेस इस तरफ एक दूसरे से नहीं मिल सकती थी, तो हमने इसको पीछे एक्सटेंड करा था। मतलब जो एक्चुअल रेस है वो एक दूसरे से नहीं मिली, तो एक्सटेंडेड रेस एक दूसरे से मिली। अगर एक्चुअल रेस एक दूसरे से मिलती हैं, जो ऑब्वियसली आप कॉन्केव मिरर का जब रे डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल रेज भी एक दूसरे से मिलती हैं। तो अगर एक्चुअल रेज एक दूसरे से मिलती हैं तो वो आपकी रियल इमेज बनाएगी। तो रियल इमेज के केस में क्या लिखेंगे बेटा? व्हेन एक्चुअल रेज मीट्स ईच अदर, then image formed is real। इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? रियल होगा। वहीं पर अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं तो when extended rays meets each other, the image formed is virtual। ठीक है, जैसा प्लेन मिरर के केस में हुआ था। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है बच्चों? हमेशा याद रखना कि अगर आप जैसे स्क्रीन की बात करें, थिएटर्स में आप जाते हो तो सामने की तरफ एक स्क्रीन होती है, एक पर्दा होता है। जो आपकी वर्चुअल इमेज होती है आप उसे कभी भी स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। मतलब थ्रू एनी सोर्स इट इज नॉट पॉसिबल कि वर्चुअल इमेजेस जो है वो स्क्रीन पर लाई जा सके। तो विल से वर्चुअल इमेज कैन नॉट
be brought on screen। वहीं पर इसका ठीक उल्टा कि जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर लाई जा सकती है। सो विल से रियल इमेज कैन बी ब्रॉट और फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। मतलब प्लेन मिरर में जो आप देख रहे हैं उसको आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। वो एक्सटेंडेड रेस से मिली तो मैंने उसे वर्चुअल कहा। ठीक इसी तरह से जैसे थिएटर्स में जो आप सामने एक इमेज देखते हैं, ऑब्वियसली वो इमेज ही होती है जो प्रोजेक्टर से भेजी जाती है। वो जो इमेज होती है वो आपकी एक रियल इमेज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे स्क्रीन पर हम ला पाए हैं। याद रखिएगा ये जो डिफरेंसेस मैंने इस वक्त आपको बताए ये रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए बताए हैं। ठीक है, जब एक इमेज फॉर्मेशन किसी रियल ऑब्जेक्ट के लिए किया जाएगा। इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप देखें। यहां पर एक्चुअल रेज मिलेगी, वर्चुअल में एक्सटेंडेड रेज मिलेगी। इसको आप स्क्रीन पर ला सकते हैं जबकि वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। नोट इट डाउन।